स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंटर न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, हरियाणा में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। आपको बता दें कि जीटी रोड से सटे जिलों में तेज बारिश, वाहनों की थमी है रफ्तार। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग रहे हैं वाहन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झमाझम बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही नगर निगम की पोल भी खुलती हुई नजर आई। नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हरियाणा की कई जिलों में भारी बारिश हुई है और साथ ही जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का जो आलम है फिलहाल दिखाई दे रहा है। जीटी रोड से सटे जिलों में तेज बारिश हुई है। नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई है, क्योंकि जगह जगह पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन रेंग रहे हैं। भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। तो नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की कई जिलों में भारी बारिश हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। नेशनल हाईवे पर वाहनों की थमी है रफ्तार। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग रहे हैं वाहन। और फरीदाबाद की बात की जाए, सुबह से ही जो बारिश है यहां पर देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश हो गई। हालांकि एक तरफ गर्मी से निजात मिली है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी भी खड़ी हो गई है, क्योंकि सड़कों पर जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी यहां पर अपना सफर तय करने में। नेशनल हाईवे पर वाहनों की भी रफ्तार थम गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेंग रेंग कर जो वाहन है वो चल रहे हैं। तो झमाझम बारिश से नगर निगम की पोल भी खुलती हुई नजर आई। तो हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और सड़कों पर जलभराव की समस्या। जीटी रोड से सटे जिलों में तेज बारिश हो रही है। नेशनल हाईवे पर वाहनों की थमी है रफ्तार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर समस्या खड़ी हो गई है। वहीं बारिश ने खोली फरीदाबाद नगर निगम के दावों की पोल। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारिश के बाद ही फरीदाबाद नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। बारिश से कई सेक्टर्स की सड़कें जलमग्न हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जगह जगह जलभराव दिखाई दे रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आपको बता दें कि झमाझम बारिश होने से नगर निगम की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कई सेक्टर्स के पास सड़कों पर जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिली है। और तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल हुआ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जगह जगह जलभराव दिखाई दे रहा है। तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी। गाड़ियों की जो स्पीड है उस पर ब्रेक लग गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। तो नगर निगम की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि मानसून से निपटने के लिए तमाम तैयारियां हैं नगर निगम की तरफ से। प्रशासन भी तमाम दावे करता है, लेकिन बावजूद उसके सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कों पर जलभराव की समस्या और तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से परेशानी लोगों को आ रही है। तो बारिश के बाद जलभराव की दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको फरीदाबाद की दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी जाखल की है। फरीदाबाद की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुबह के वक्त आने जाने वाले लोगों को परेशानी रही होगी। आप देख सकते हैं कितना पानी यहां पर इकट्ठा है। जाखल की तस्वीर आप देखिए, लोग वहां पानी के अंदर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई वाहन भी इन पानियों में फंस गए हैं। तो थोड़ी देर की बारिश ने ही ये हाल कर दिया। सड़कों पर जलभराव की समस्या खड़ी कर दी। लोगों की गाड़ियां इन पानी के बीच में फंस गई है और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना यहां पर हल्की बारिश में ही दिखाई दे रहा है। बरसात की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। एक तरफ गर्मी से निजात मिली, लेकिन दूसरी तरफ नगर निगम के दावों की पोल खुली है। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है और इतनी बारिश में जो हाल हुआ है वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कई गाड़ियां उसके बीचों बीच फंसी हुई हैं। जलभराव इस कदर हो गया कि गाड़ियां बीच में फंस गई है। आने जाने वाले राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है।
वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तमाम दावे और वादे किए जाते हैं मॉनसून को लेकर कि लगातार पूरी तैयारियां कर ली गई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन एक तरफ जहां गर्मी से निजात मिलती है, दूसरी तरफ जलभराव की जो समस्या है फरीदाबाद की सड़कों पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर से प्रीति, देखिए जिस तरह से देर रात झमाझम बारिश हुई है, 2 से 3 घंटे लगातार भारी बारिश हुई है, उसके बाद में फरीदाबाद में एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिलती दिखाई दी है, लेकिन दूसरी तरफ नगर निगम की पोल भी साफ तौर से खुलती दिखाई दी है। कई जगह जो पॉश सेक्टर हैं उनकी सड़कें पानी से, जो बरसाती पानी है, लबालब हो गए हैं और लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त जब लोग अपने ड्यूटी पर निकले हैं तो उनको काफी परेशानी हुई, देरी से वो ऑफिस पहुंचे हैं, वाहन चालकों की रफ्तार थम गई है, कहीं ना कहीं जो स्पीड थी उसमें थमी है वो। इसके साथ साथ में लोगों को एक बड़ी परेशानी इस बात को लेकर हुई है कि जिस तरह से नगर निगम साल दर साल दावा करता है ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने का, और इंडिया न्यूज हरियाणा पहले ही फरीदाबाद के जो नाले थे उनको दिखा चुका है कि कितना नगर निगम के अधिकारी सजग थे उन चीजों को लेकर। जो अंदेशा जताया जा रहा था कि जिस तरह से लगातार बारिश हुई या भारी बारिश हुई तो उसके बाद में फरीदाबाद की स्थिति बिगड़ेगी, सूरत हाल फरीदाबाद का बिगड़ेगा, तो वही स्थिति आज सुबह देखने को मिली है। इस बारिश में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के दावों की पोल साफ तौर से खुलती दिखाई दी है। और इतना ही नहीं, देखिए जो रेजिडेंस डीसी ऑफिस जो रेजिडेंस है, डीसी रेजिडेंस, इसके साथ साथ में कई वीआईपी लोग, एमएलए और मंत्री वहां रहते हैं, उन तमाम सेक्टरों में भी बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में देखिए कई सड़कों पर जो सीवर सिस्टम है उसके जो मेन हॉल है उसके ढक्कन खुले हुए दिखाई दिए हैं, साफ तौर से पानी उसमें जाता दिखाई दिया और बीचों बीच वो सड़कों के बीचों बीच में है जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरफ बिल्कुल सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो ये तो सड़कों की तस्वीरें थी, लेकिन अगर गलियों की अगर हम बात करें तो वहां का आलम क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ ढक्कन, जैसा कि आपने बताया कि सीवर का खुला हुआ है, क्या एक बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन जागता है? बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा सवाल उठा रहा है कि 3 साल पहले ऐसा ही एक हादसा, बड़ा हादसा फरीदाबाद में हुआ था कि सड़क के बीचों बीच में मैन हॉल का ढक्कन खुला हुआ था और इसमें एक बच्चे के गिरने से मौत तक हो चुकी थी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो निगम के अधिकारी हैं उस बात को लेकर चिंता उनकी नहीं दिखाई दी और ना ही चिंतित दिखाई दी है साफ तौर से। जो और अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे को लेकर एजेंसी NHAI की तरफ से साफ तौर से कई सालों से कहा जा रहा है नगर निगम को कि जो निगम क्षेत्र से जो नेशनल हाईवे जा रहा है वहां आप ड्रेनेज सिस्टम बनाइए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बनाने को लेकर एक दूसरे से दोनों एजेंसियां उलझती हर साल दिखाई देती हैं। और इस बार भी यही हुआ है कि निगम के अधिकारी जहां ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो उनका काम नहीं है, नेशनल हाईवे उस काम को निपटाएगा, लेकिन नेशनल हाईवे के एक्शन का साफ तौर से कहना है कि वो नेशनल हाईवे की जद में ही सिस्टम बना सकता है। उसके अलावा जो निगम क्षेत्र है, निगम क्षेत्र में पानी की निकासी का इंतजाम नगर निगम को ही करना होगा, तो इस बात को लेकर उलझते दिखाई दिए। दूसरा, आप जो जिक्र कर रहे हैं गलियों की, तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि अगर नेशनल हाईवे और बड़ी सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो स्थिति वहां सेक्टरों की और कॉलोनियों की किस तरह से होगी। पूरी तरह से सड़कें जलमग्न फरीदाबाद की साफ तौर से देखी जा सकती हैं, हर तरफ पानी ही पानी। फरीदाबाद में जो 2.5 से 3 घंटे की जो बारिश हुई है उसके बाद में पूरी तरह से जलमग्न शहर हो चुका है और जो दावे हैं वो साफ तौर से निगम के इस बरसाती पानी में धुलते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, और बड़ा सवाल यही है कि कोरोना काल है, अस्पतालों का आलम हम देख पा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें चारों तरफ गंदगी का अंबार है और इन गंदगी के बीच में जल भराव की जो समस्या है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बीमारी फैलने का भी खतरा बरकरार रहता है। बिल्कुल प्रीति, निश्चित तौर से देखिए ये आने वाली जो वक्त होगा ये और ज्यादा फरीदाबाद के लिए बुरा वक्त हो सकता है, क्योंकि जल जनित बीमारियां अब यहां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मलेरिया, डेंगू और इस तरह की बीमारियों, बच्चों में डायरिया जैसी स्थिति, अब बीमारियों से फरीदाबाद में कई लोगों को परेशानी होगी। और इसी वजह को लेकर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको पहले ही सचेत किया गया था कि आप ड्रेनेज सिस्टम को सही रखें, जल भराव ना हो। अगर जल भराव होगा तो उसमें मक्खी मच्छर पनपेंगे और फिर उससे जल जनित बीमारियां पैदा होंगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं
हालांकि अधिकारियों की तरफ से कोरोना भी एक वजह बताई गई कि जो भी सिस्टम था, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो कोरोना से जूझने में, निपटने में लगे हुए थे। इस वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया गया। फिर भी कुछ दावा जरूर किया गया था कि जो बड़े नाले हैं उनकी साफ सफाई कर दी गई है और पानी फरीदाबाद में कहीं भी भरा हुआ बरसात का नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे शहरों में, अगर पॉस्ट सेक्टरों की बात करें, सेक्टर 14, 15, 16, जहां अधिकारियों के भी रेजिडेंस हैं, कई नेताओं के और मंत्रियों के, बड़े एमएलए के वहां रेजिडेंस है। इसके साथ साथ में जो आम लोग कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों में भी पानी भरने की तमाम जगह से शिकायतें आ रही हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम दावे हवाई जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंडी डबवाली में बदमाशों का आतंक दिखाई दे रहा है। गांव चौटाला के पास बने एक ढाबे पर डबल मर्डर की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने तोड़फोड़ की है और साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या की, ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की गई है। मंडी डबवाली में बदमाशों का आतंक दिखाई दे रहा है। बिना डरे और बिना खौफ के ताबड़तोड़ फायरिंग की गई यहां पर। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव चौटाला के पास बने एक ढाबे पर यह डबल मर्डर हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाकी का भी कोई डर नहीं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुरविंदर पन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरविंदर, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह ढाबा पड़ता है। चौटाला गांव के एरिया में ये ढाबा पड़ता है, जहां पर शराब के दोनों ठेकेदार थे और ढाबे पर बैठे खाना खा रहे थे। रात के करीब 11 बजे की पूरी वारदात है, जहां पर बाइक पर सवार करीब 5 से 6 लोग पुलिस बता रही है, जिन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से उतरते वहां पर फायरिंग की है। और पुलिस के मुताबिक वहां पर 35 राउंड फायर किए गए। एक पिस्टल भी पुलिस ने वहां से बरामद किया है, जिंदा कारतूस भी वहीं से मिले हैं। और दोनों लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए जो बदमाश है वहां से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल खुद तफ्तीश कर रहे हैं। सदर पुलिस चौटाला पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बहरहाल अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि किस वजह से वहां पर जो वारदात को अंजाम दिया गया था और वो शख्स कौन थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे। लेकिन मृतकों की पहचान गांव चौटाला के प्रकाश पूनिया और एक भारूखेड़ा से मुकेश के तौर पर हुई है। ये दोनों शराब के ठेकों पर काम करते थे और यहीं पर एक अच्छी धाड़ी नाम से एक ढाबा पड़ता है, जो कि राजस्थान के आखिरी सरहद पर यह रह जाता है। तो वहीं पर ये बैठे, उसी के अंदर बैठे थे और वहीं पर आकर ये अंधाधुंध वहां पर गोलियां बरसानी शुरू की थी और इस कदर गोलियां बरसाई गई कि उनको पूरी तरीके से छलनी कर दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। हालांकि चौटाला के अंदर पुलिस चौकी भी है, लेकिन ये पुलिस चौकी से जो वारदात है वो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। जिसके बाद जब तक पुलिस वहां पर पहुंच पाती तो वहां पर वो फरार हो चुके थे। बहरहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज भी खंगाल रही है, हर एंगल से उसको देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने जो मामला दर्ज किया और शवों को सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में रखा गया, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो शुरू। बिल्कुल गुरविंदर, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर, गुरुग्राम के फारूक नगर कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक में लगी है आग। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सुबह 6 बजे बैंक में आग लगी है। मौके पर मौजूद गार्ड ने दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी। सुबह के 6 बजे बैंक में आग लगी। आग लगने से बैंक पूरी तरीके से खाक हो गया जलकर। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वजह क्या कुछ रही इस आग के पीछे। आग लगने से बैंक का जो सामान है वो जलकर खाक हो गया। तो आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि गार्ड ने इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो सुबह 6 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह 6 बजे बैंक में आग लगी, जिसकी जानकारी गार्ड ने फायर ब्रिगेड को दी है। लेकिन आग किन कारणों से लगी है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है, आग को बुझाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, सुबह 6 बजे बैंक में ये आग लगी। मौके पर मौजूद गार्ड ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची, दमकल विभाग भी पहुंचा। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है कि किन कारणों से आग लगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सांसद अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का ये जो आरोप है लगाना वो गलत है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र को रोहतक की जनता ने हराया है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने राजस्थान के सियासी संकट पर बोलते हुए बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि रोहतक में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। तो अरविंद शर्मा ने इस पर पलटवार किया है। जहां तक बात है, दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र और संविधान को तो तोड़ते मरोड़ते हुए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके नकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखती है। और उसके लिए हमें राजस्थान भी जाने की जरूरत नहीं। जो सत्ता का दुरुपयोग हमने तो स्वयं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी देखा था कि सत्ता का दुरुपयोग करने में सरकारी मशीनरी का, तंत्र का, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। ये नकारात्मक राजनीति है। ये नकारात्मक राजनीति लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, हमारी सरकार वहाँ पूर्णतः मजबूत है, कोई संकट नहीं है आने वाले दिनों में। वो बात अंदरूनी लड़ाई, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई है। और अंदरूनी लड़ाई में कांग्रेस किसी और का नाम ले, आपने देखा उनकी अपनी लड़ाई है। वो एमएलए गए हुए तो बीजेपी ने थोड़ी कुछ किया है। वो 18-19 एमएलए कांग्रेस से निकल करके गए हैं। वो क्यों गए हैं? उनके काम करने की जो वो है तरीका है उसको उनको पसंद नहीं था। उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी, विकास के काम नहीं हो रहे थे उनके हल्कों में। तो उनका अपना अंदरूनी बात। रोहतक में भी क्या, मेरे को हराने में भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। रोहतक में तो भाई एक बात सुनो, रोहतक का चुनाव जितना साफ सुथरा चुनाव रोहतक का हुआ मेरे ख्याल देश में कहीं नहीं हुआ। और लोगों ने एकजुट होकर के, 36 बिरादरी ने एकजुट होकर के ये बात की। अगर कोई ऐसी बात करता है कि रोहतक के चुनाव में कोई ऐसी बात हुई है तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा आरोप, झूठा आरोप इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव, जनता ने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करके दिया है लोगों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। विधायक नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का स्वागत करेंगे। तो विधायक दल की बैठक में बरौदा उपचुनाव पर भी चर्चा किया जाएगा, विचार विमर्श और मंथन होगा। सभी विधायकों के साथ कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी का ये महामंथन शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो नए प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत भी किया जाएगा इस दौरान और साथ ही बरौदा उपचुनाव पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो विधायक नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का करेंगे स्वागत। बीजेपी का महामंथन, विधायक दल की बैठक में बरौदा उपचुनाव पर यह चर्चा होगी। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी, कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा करेंगे हुड्डा। आपको बता दें कि बरौदा उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर 4 बजे ये बैठक होगी। तो बरौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली और इसी कड़ी में अब राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में ये चर्चा होगी। बरौदा उपचुनाव पर कांग्रेस की ये बैठक तो शाम के 4 बजे का ये वक्त रखा गया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक होगी। कांग्रेस विधायकों के साथ हुड्डा विचार विमर्श और चर्चा करेंगे, रणनीति तैयार की जाएगी। आखिर किन रणनीति के साथ बरौदा उपचुनाव में उतरना है, राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के नतीजे आज होंगे घोषित। आपको बता दें दोपहर 1 बजे 12वीं क्लास का रिजल्ट होगा जारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट bseh.organization.in पर ये जारी होगा परिणाम। और साथ ही इस बार 2,32,157 छात्रों ने ये परीक्षा दी है। 4 से 31 मार्च के बीच में ये पेपर आयोजित हुए थे।
तो आज आएंगे 12वीं के नतीजे। 4 से 31 मार्च के बीच आयोजित हुए थे ये कुछ पेपर। तो हरियाणा बोर्ड 1 बजे तक जारी करेगा रिजल्ट। आपको बता दें ऑफिशियली वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। दोपहर 1 बजे 12वीं क्लास का रिजल्ट होगा जारी। वहीं रेवाड़ी और धारूहेड़ा में बंद का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते किया गया है बंद। चिकित्सा, ग्रोसरी, सब्जी, फल दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद है। बाजार और संक्रमित घरों को किया जा रहा है सैनिटाइज। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी और धारूहेड़ा में बंद का ये दूसरा दिन। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को लगातार कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। अब तक 150 कर्मचारी का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। अभी तक कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। रोजाना विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में हजारों लोग आते हैं, इस वजह से उसे सैनिटाइज भी कराया जा रहा है और अधिकारियों का कोविड-19 टेस्ट कार्यालय में ही किया जा रहा है, जिससे सभी पक्के और आउटसोर्सिंग आधार पर लगे कर्मचारी भी शामिल हैं। खतरों को भांपते हुए विभिन्न सरकारी महकमे पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, अगर यहाँ पर कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और स्वास्थ्य महकमे की टीम लगातार जो है पहले पंजीकरण करती है और उसके बाद उनके टेस्ट किए जाते हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में तमाम ये कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर जो है उनका कोरोना टेस्ट करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, कतारों में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। आपसे बात करूंगा मैं। जी सर। किस मकसद से, किस पर्पज से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या बताया गया आपको? हमारा पर्पज जी कोरोना का टेस्ट चल रहा है, उसकी जांच करवाएंगे। भी किसी कर्मचारी कोरोना है या नहीं है उसकी जांच हेतु जो है ना लैंड में खड़े। जी सर, जी सर। चलो आपसे बात करूँगा। इस तरह से ऑफिस में आकर ही जो है सैंपलिंग की जा रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये तो वहाँ सिविल हॉस्पिटल में जाके करवाएंगे तो और मतलब संक्रमण का भी खतरा रहता है और दूसरा वैसे भी भीड़ में दिक्कत होगी, मतलब अच्छा लगता है। लाइनों में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल धक्के नहीं खाने। सर यहाँ पर जो है टीम पहुँची है और टीम लगातार जो है सैंपलिंग कर रही है। कर्मचारियों की अगर बात करें, किस तरह से कर्मचारियों की सैंपलिंग ली जाती है? आज सैंपलिंग का हमारा 4th डे है। डेली यहाँ पे 50 केस चेक करवा रहे हैं हम लोग और अभी तक हमारे बोर्ड में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। सभी नेगेटिव हैं, उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी। हम डेली प्रयास के जब तक पूरा बोर्ड कवर नहीं होगा हमारा, हम करवाएंगे इसको। 150 से ज़्यादा कर्मचारियों के कोरोना सैंपलिंग हो चुकी है, टेस्ट सैंपलिंग हो चुकी है और सुखद पहलू ये है कि अभी तक एक भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव नहीं आई, अभी तक एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया। और भी लोग, मैडम आपसे बात करूँगा, यहाँ पर जो है सैंपलिंग के लिए खड़े हो, कोई दिक्कत किसी तरह की? कोई दिक्कत वैसे रूटीन चेकअप करवाया? वैसे ही रूटीन चेकअप करवाया। जाहिर तौर पर तमाम कर्मचारी अधिकारी जो है यहाँ पर जो लोग कतारों में खड़े हैं उन लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और जो टीम है यहाँ पर लगातार वो भी मुस्तैद दिखाई देती है। मैडम आपसे बात करूँ, की जा रही है और किस तरह से जो है यहाँ पर कितनी सैंपलिंग की जा चुकी है, प्रतिदिन कितने सैंपल लिए जाते हैं? सर यहाँ पे 50 से 100 के बीच डेली सैंपल लिए जाते हैं। अपने कोरोना के बचाव के लिए यहाँ का स्टाफ कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए लगातार बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और वो संक्रमित से बचने के कारण भी अपने टेस्ट करवा रहा है। टीम हेल्थ डिपार्टमेंट से है? हाँ जी, GH भिवानी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट। अभी तक कितने सैंपल लिए जा चुके हैं, प्रतिदिन कितनी सैंपलिंग की जाती है? सर 150 के लगभग टेस्ट हो चुके हैं। एक दिन के 70 और 80 के बीच की प्रतिदिन इस तरह से सैंपलिंग की जाती है। एक अहम बात और, क्या इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी या हेल्थ डिपार्टमेंट खुद आया यहाँ चल के? सर अगर रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, कोई संक्रमित होता है उस पे भी आते हैं और इनको सलाह भी दी जाती है। अगर कोई इच्छुक हो तो वो अपना करवा सकता है। आपका नाम? मंजू, लैब टेक्नीशियन। टीम इंचार्ज है हमारी मोनिका, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका। जाहिर तौर पर 4 सदस्यों की ये टीम लगातार इस तरह से सैंपलिंग करी। 150 लोगों की सैंपलिंग अभी तक 3 रोज की अगर बात करें, 3 दिन में 150 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। और सुखद पहलू, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि अभी तक एक भी केस ऐसा कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि ऐसा बड़ा कार्यालय जहाँ पर हज़ारों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं, पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूँ या फिर चंडीगढ़ की बात करूँ, यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे लगातार बरकरार रहते हैं। लेकिन इस बीच विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक और पहल की गई थी। कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए इस तरह से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।
बिना हाथ लगाए यहाँ पर जो है हाथों को सैनिटाइज किया जा सकता है। इसके अलावा ये मशीन जो है यहाँ पर लगाई गई थी, इस मशीन के ज़रिए जो है जितने भी लोग अंदर प्रवेश करेंगे बाकायदा सैनिटाइज होकर के इसके अंदर से आएंगे। आप देख पाएंगे तस्वीरों में। तो ये इस तरह की कवायद है जिस कवायद के चलते विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अभी तक फिलहाल कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। जी, और भी हम अपने बोर्ड को वीक में 3 बार जी बताइए। सैनिटाइज करवाते हैं। जी बताएं। हमारा बोर्ड का ऑफिस एक सप्ताह में सैनिटाइज 3 बार करते हैं हम लोग, इन छोड़ के सैनिटाइज पूरी बिल्डिंग करवाते हैं। एक एक कोना करवाते हैं, मेज कुर्सी सभी, ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। सर आपका नाम? अश्विनी बत्रा, सिक्योरिटी ऑफिसर। जी, अश्विनी बत्रा जी सिक्योरिटी ऑफिसर एक अहम बात बता रहे थे कि सप्ताह में 3 बार इस पूरे परिसर को जो है पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाता है। तो जाहिर तौर पर कार्यालय भी लगते रहे, लोग भी आते रहे, लोगों को कोई किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए, इसके मद्देनज़र इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई का यही नतीजा है कि यहाँ पर अभी तक एक भी केस ऐसा कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव नहीं आ पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।